कोई भी साइंस क्लास से बच्चा नहीं होगा जैसे नॉर्मेलिटी में एक बार में समझ में आ गई हो। आज हम इस वीडियो में इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई भी तुम नॉर्मेलिटी क्वेश्चन देखोगे फटाक से कर लोगे, गारंटी दे रही हूँ। अगर तुमने ये वीडियो अच्छे से देखा और जो भी मैंने इसे बोला है वो फॉलो किया और जो मैंने क्वेश्चंस में चैनल पे दूँगी तुमने वो सारे क्वेश्चंस लगाए, आई गारंटी कोई भी कहीं से भी नॉर्मेलिटी क्वेश्चन दे दे तुम अटकोगे नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मेलिटी होती क्या है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स का हमारा एक पार्ट है, ठीक है। क्या होता है नॉर्मेलिटी, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अरे मैम ये क्या कर रही हो, हम लोग तो इसीलिए यहाँ पर आए क्योंकि हमें को तो पता ही नहीं है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं, इसीलिए तुम यूट्यूब पे आए वीडियो देखने। तो हाँ ठीक है, इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, मैं बताऊँगी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो नॉर्मेलिटी की इसकी यूनिट क्या होती है। अच्छा बात करेंगे इसकी, पहले देख लें ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। बता तो दिया कि हाँ नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसको लिखते कैसे, यूँ लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं ये देखने में, तो देख लेते हैं इसे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हमने कैसे नोट किया है, ई से। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जिन्हें हम ई से डिनोट करते हैं वो उन्हें निकालते कैसे हैं, गिवन वेट, जो भी वेट दिया हुआ है वो गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। अरे यार यूट्यूब पे आए थे कि पता लगी कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये तो पता ही नहीं थी, बता रही हूँ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट को ऐसे नोट करते हैं, ठीक है, EW। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट जिसे हम डिनोट करते हैं EW से किया है, ये क्या होता है, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, ठीक। चलो अब ये n फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज दिस n फैक्टर नाउ। मतलब अभी आपने बोला कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम नॉर्मेलिटी होती है, फिर गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हमारा ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें n फैक्टर भी चाहिए, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर चाहिए। तो ये n फैक्टर क्या होता है, ठीक है, वो बताते हैं। इस n फैक्टर को कभी कभार वैलेंसी फैक्टर ही बोलते हैं, वो पता लगेगा क्यों बोलते हैं। अभी क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब ये होता क्या, n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर हर अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है ये, तो इसको कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। बहुत ही क्वालिटी वीडियो है अब तक की मेरी, मतलब बाकी भी अच्छी हैं क्वेश्चंस कराए इसमें मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब इसमें तो मैं कंसेप्ट बता रही हूँ ना। तो अब फॉर एलिमेंट्स देख लें, फिर देखेंगे एलिमेंट्स के लिए। तो पहला क्या हुआ, फॉर एलिमेंट्स के लिए n फैक्टर क्या होता होगा उनका। एलिमेंट्स के लिए जो n फैक्टर होता है वो उनकी किसी भी एटम की वैलेंसी हो जाती है। एलिमेंट्स के लिए जो n फैक्टर होता है वो किसी भी एटम की वैलेंसी हो जाती है। एलिमेंट्स के लिए जो n फैक्टर होगा वो होगा वैलेंसी ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल अब हम सारे एलिमेंट्स देखेंगे, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, सॉरी कार्बन ले लिया। अब हमें चाहिए इनके n फैक्टर्स, तो इनके n फैक्टर्स क्या होंगे, क्या बोला है इसमें, ये सब एलिमेंट्स है ना, सारे के सारे क्या है एलिमेंट्स हैं। तो
अब ये बोला है कि उनकी जो वैलेंसी होगी एटम की वही उनका एन फैक्टर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। अच्छा कैसे निकालते हैं वैलेंसी, अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि वैलेंसी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है एटम का, ये तुम्हारी एक शेल है, तुम्हारी दूसरी शेल है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन के लिए देखूं तो ऑक्सीजन के लिए मेरे पास क्या होगा कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं, ठीक है। तो 8 होते हैं, तो पहली शेल में तो 2 ही होते हैं ना, इतना तो पता ही होगा। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी शेल में 8 होते हैं, मगर इसमें टोटल 8 ही है, ठीक है। तो 2 यहाँ जाएंगे, बाकी 6 जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब कि इसमें होने चाहिए थे बेसिकली, इस वाली शेल में 8 होने चाहिए थे, मगर है खाली 6, तो कितने नहीं है, 2 नहीं है। तो यही इसकी बैलेंस हो जाएगी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन वो और ले सकता है या फिर जितने वो दे सकता है, जिसमें जितने एक्स्ट्रा होंगे वही उनकी बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन की हो गई बैलेंस, एक इसके लिए था ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, तो हो गई उसकी बैलेंसी 2। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी बैलेंसी होती है। वो आगे हम केमिकल बॉन्ड, मतलब कि ये तो बेसिक्स हैं, बता दिया मैंने, आगे जाके बाकी इनऑर्गेनिक में और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लोरीन में कितने होते हैं, हाइड्रोजन में हो गया 1, ऑक्सीजन में हो गया 2, क्लोरीन में होता है कितना 1, नाइट्रोजन में हो गया तुम्हारा 3, कार्बन में हो गया 4। कार्बन है तो टेट्रावैलेंट कंपाउंड, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है 4, ठीक है। अब तो जब वैलेंसी जो हो गई वही लिख लिया हमने और वही इसका एन फैक्टर हो गया, मिल गया हमें एन फैक्टर। अब क्यों ना साथ ही साथ हम इसी की इक्विवेलेंट वो निकाल लें, क्या था वो, इक्विवेलेंट वेट, हाँ इक्विवेलेंट वेट ही तो कर रहे थे, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट जो था वो हमारा मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर था। तो मोलर मास हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, तो 1 अपॉन में 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 अपॉन में 2 कर दिया तो 8 आ गया, ठीक है। इसका 1 आ गया, इसका 8 आ गया। इसका मोलर मास 35.5 अपॉन में 1 कर दिया तो 35.5 इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। ऐसे ही कर करके हमने नाइट्रोजन का निकाला तो उसका कितना निकल गया है 4.66 और कार्बन का 12/4। इसका कितना किया था, इसका कैसे किया था, इसका हमने नाइट्रोजन मास 14 होता है, इसको डिवाइड किया किससे 3 से इसकी, तो फिर क्या हो गया ये आ गया। इसका करा तो 3 आ गया, ठीक है। तो ये सब की इक्विवेलेंट वेट भी निकल गई। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट से हम जो भी गिवन वेट होगा उससे डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और फिर उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके निकाल सकते हैं क्या उसकी नॉर्मेलिटी। तो अब अभी हमने जो एन फैक्टर देखा है वो सिर्फ एलिमेंट्स के लिए दिखा है। अब ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होते हैं, तो एसिड्स के लिए भी अलग होंगे। तो अब हम देखते हैं कि एसिड्स के लिए क्या होता है एन फैक्टर। चलो, सो फॉर एसिड्स एन फैक्टर इनके लिए क्या होता है, ठीक है। तो एसिड्स का जो एन फैक्टर होता है वो बेसिकली उनकी बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होती है, उसको तुम कह सकते हो कितने H+ आयंस किसी भी एसिड में रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ H+ नहीं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+, रिप्लेसेबल H+ आयंस, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दूँ HCl, तुम्हें एसिड दूँ, मैं एक एसिड HCl दूँ। अब इसको जब तुम तोड़ोगे तो ये बनेगा क्या H+ और Cl-, ठीक है। अब इसमें एक HCl डिस्प्लेस हुआ ना, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें दे दिया H2SO4, ठीक है। इसको डिसोसिएट करो तो तोड़ोगे तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे 2 H है तो ये बनेगा 2H+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो गया इसका, क्योंकि ये 2 डिस्प्लेस हुआ है ना, तो क्या हो गया एन फैक्टर इसका 2 हो गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें दे दूँ
जैसे कि HNO3, ठीक है, इसको तोड़ना ज़रा, ये हो गया H प्लस प्लस NO3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बताओ कि यहाँ पे एन फैक्टर ऐसा क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ, पॉज करो वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो जिन्होंने बता दिया है अच्छी बात है, जो नहीं बताया है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे एक H प्लस रिप्लेस हुआ है तो 1 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया है तुम्हें एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको जब तोड़ोगे तो क्या बनाएगा ये एसिटेट में टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो ये चीज़ें इसमें देख देख के याद हो जाएंगी। तो इसमें एक ही प्लेस हुआ है तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस हो गया, मतलब इसमें ये नहीं करना कि 3 4 है तो 4 ऐसे नहीं होगा। तो ये एक नोट करने वाला केस, तो इसे नोट कर लेना, मतलब जिन्हें नहीं पता है कि वो किस में टूटता है, एसिटेट में टूटता है, तो ये क्या है तुम्हारा एसिटेट है, और ये H प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनफैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं तुम्हें ऐसे लिखती हूँ, लाइक दिस, COOH COOH, ऐसा ही होगा। अब ये दिखने में इतना भयानक लग रहा है, कुछ नहीं होगा इसका। देखो तुम, इसको तोड़ा मैंने तो ये टूटा है कैसे, इसके दोनों H प्लस डिस्प्लेस जाएंगे तो ये U बन जाएगा, और प्लस इसके दोनों H, ये H और ये H डिस्प्लेस जाएंगे तो ये बन जाएगा 2H प्लस। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, कितने डिस्प्लेस हुए इसके, 2 हुए, तो इसका एन फैक्टर हो गया हमारे पास 2। अब H3 एक बार आता है H3PO4, अक्सर क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। इसके कितने होंगे, 3H प्लस में टूटेगा ये, और प्लस फॉस्फेट बनाएगा 3 माइनस का, तो इसके एन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। एक आता है थोड़ा सा, इसको देख के तुम्हें कुछ और लगेगा मगर ये हुआ कुछ और, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या है, H3PO3, ठीक है। अब इसको तुम लोग, मैं तुम्हें पहले बना के दिखाती हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा आता है इसका, ठीक है। अब तुम क्या करो, ये मैं फॉस्फेट है ना, तुम एक काम करो, तुम फॉस्फेट बनाओ और तुम उसका एक ऑक्सीजन उसके डबल बॉन्ड से जोड़ दो, और बचे हुए जितने हाइड्रोजन है सबको ऐसे लगा दो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जितने ऑक्सीजन बचे हैं उनको लगा दो हाइड्रोजन के साथ, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक तो यहाँ लगा ही था। अब जितने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, मतलब ये डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये डिस्प्लेस हो गया, तभी तो गैस के साथ ना, ये नहीं हुआ, मतलब 2 डिस्प्लेस हो गया। इसका मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका एन फैक्टर 3 नहीं होगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, मतलब ये डिस्प्लेस तो 2 ही हुए हैं ना, मतलब रिप्लेस। इसकी डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, तो रिप्लेस तो वहाँ पे 2 ही हुए हैं ना, एक तो वैसे के वैसे ही है, तो क्या हो जाएगा, उसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं तुम्हें दे दूँ H3PO2, अच्छा पॉज करके ज़रा इसका स्ट्रक्चर बनाना, अब बताया ना, जो बना लिया अच्छी बात है, नहीं बनाया तो मैं बनाती हूँ। तो फॉस्फेट बनाओ, डबल बॉन्ड ओ बनाओ, बचे हुए जितने भी H हैं सबको यू लिख दो, ठीक है, और जितना बचा हुआ O है वो जोड़ो, ठीक है। तो एक डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब इसका एन फैक्टर क्या हुआ, प्लस गोइंग ऑन, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही H प्लस डिस्प्लेस हुआ है O से। तो इस तरह से एक और बचेगा स्ट्रक्चर, इसका नाम भी है कुछ, नाम मतलब नाम सभी के हैं, इसका नाम मैं बता दूँगी, H3BO3। इसको कभी कभी ऐसे भी लोग बोलते हैं, लोग क्या मतलब लिखा जाता है इस तरह से, BOH थ्राइस, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। अब
इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसका स्ट्रक्चर ही कुछ अटपटा सा बनता है। मतलब इसमें पता है क्या होता है? इसमें ये होता है कि बीच में बोरॉन रखा, ठीक है। अब इसमें कुछ तो टूटता है कि मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। बी ओ इधर गया, एक ओ इधर गया, एक ओ इधर गया, ठीक है। और सबसे एच जुड़े हुए हैं, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोरॉन में, तो मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब क्या होगा, जब इसको वाटर में डालते हैं तो क्या होता है कि जब वाटर टूटता है तो ये भी तो H प्लस और OH माइनस बनाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके पास, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा BOH4 और प्लस में एक H प्लस होगा, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा इसका, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इसका जो डिस्प्लेस होगा, एक H डिस्प्लेस होगा, ठीक है। इसका लॉजिक तो मतलब मत ही समझो, बस ऐसे रट लो तुम एक तरीके से कि इसका जो कि समझ नहीं पाओगे मेरे ख्याल से, मैं समझाना ही मुश्किल है। एन फैक्टर इसका 1 ही होगा। तो एसिड के एन फैक्टर्स क्या होते हैं, उनकी बेसिस होते हैं। अब हम आ जाते हैं एन फैक्टर फॉर बेसिस क्या होता है, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है, एन फैक्टर फॉर बेसिस। और चलिए इसके बाद एक सॉल्ट भी है, तो उन दोनों पढ़ लेते हैं। तो एन फैक्टर फॉर बेसिस पहले पढ़ लेते हैं। फॉर बेसिस, ठीक है। तो जैसे एसिड के लिए एन फैक्टर उनकी एसिड बेसिडिटी, तो इसके लिए बेस की एसिडिटी होगी, या फिर तुम कह सकते हो नंबर ऑफ OH रिप्लेस्ड। क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ OH आयंस रिप्लेस्ड, ठीक है। कुछ भी नहीं है, वैसे ही करना है। कोई भी बेस ले लो, NaOH ले लो, क्या करो, इसको Na प्लस में तोड़ दो, प्लस OH माइनस में तोड़ दो, कितना OH रिप्लेस हुआ, एक ही हुआ, ठीक है। एन फैक्टर 1 हो गया। मैं एक काम करती हूँ, सारे के सारे एक्सप्लेन लिखती हूँ, उसकी मैं अलग वीडियो डाल दूँगी, तो तुम वहाँ पर देख लेना कि सब कुछ इसमें सब और भी चीज़ें तो बतानी है ना। और मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको मैं अगर मैं तोड़ दूँ तो ये Ca2 प्लस में टूटेगा और ये क्या बनेगा, 2OH माइनस में टूटेगा, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल ऐसे कम ही है, सॉल्ट के ज़्यादा है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कर दूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ये Al3 प्लस में टूट जाएगा और 3OH माइनस, मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। कुछ नहीं था इसमें, ख़त्म, बेस ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉल्ट्स का कैसे होता है। फॉर सॉल्ट्स का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सॉल्ट्स का एन फैक्टर क्या होता है, इन पे जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑन आइदर, अब तो क्योंकि दोनों पे सेम ही तो होगा ना, आइदर कैटायन और एनायन, कैटायन या फिर एनायन होगा, तो दोनों पे सेम ही। फॉर एग्जाम्पल NaCl का ये भी एग्जाम्पल ले लो, एक पे होगा Na का प्लस, एक पे Cl का माइनस होगा, दोनों पे तो 1 चार्ज है ना, तो इसका एन फैक्टर होगा 1, ठीक है। और एक और मैं एक और एग्जाम्पल ले तो बस करती हूँ, ठीक है। बाकी का मैं डाल दूँगी अलग से सॉल्ट का, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं और इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन भी है। एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको अगर मैं तोड़ूँ तो ये टूटेगा 2Al3 प्लस में और 3SO4 ट्वाइस में, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा। अब देखो चार्ज यहाँ पर कितने हैं, इस पे चार्ज कितने हैं,
2, लेकिन ये कितने हैं 3, 4 कितने हैं 3, कितने हैं 2, 6 इसके हो गए, इसके भी इक्वली उसी के होंगे 6, तो एन फैक्टर क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब उतने क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये बता सकती हूँ। तो प्लीज़ जाके तुम इन्हें करो, भले वीडियो मत देखो लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ओके, थैंक यू सो मच।